दोस्तों, भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से इजराइल पर हमास का एक खौफनाक आतंकी हमला होता है। उसके जवाब में इजराइल एक ऐसी तबाही की शुरुआत करता है जो इतिहास में दर्ज हो गई। आप यहां कुछ इमेजेस देख सकते हो साथियों, ये कुछ इमेजेस निकल के आ रही हैं जो रियल इमेजेस थी उस टाइम की। 70,000 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे मलबे के नीचे दफन हो गए और पूरे गाजा को शमशान बना दिया गया। लेकिन 2 साल तक चली इस जंग में असली भयानक मोड़ तब आया जब 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने, भाई साहब ये क्या करा था, आप इसको देखना, ये वाली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो टर्निंग पॉइंट जो था। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने दुनिया के सारे नियम ताक पर रख दिए। उस दिन इजराइल ने हमास की सीज फायर नेगोशिएटिंग टीम को निशाना बनाया, पर किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल, संप्रभु और शांत देश कतर के दोहा शहर में। साथियों, इजराइल ने वहां हमला करके न सिर्फ हमास के मुख्य नेगोशिएटर्स को उड़ाया, बल्कि कतर के अपने एक सीनियर डिप्लोमेट और शांति वार्ताकार को भी मार गिराया। उस एक हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट की रूह कपा दी। चाहे वो सऊदी अरब की बात करो, यूएई की बात करो, कतर जैसे खाड़ी देशों को यह खौफनाक सच समझ आ गया कि अमेरिका, जिसे वो अपना सुरक्षा कवच मानते हैं, वो इजराइल की इस नंग नाच के आगे पूरी तरह अंधा और बहरा हो चुका है। अमेरिका उन्हें इजराइल के हमलों से कभी नहीं बचाएगा। साथियों, ये सारी चीजें चल रही थी। अब उसके बीच, अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पूरा मिडिल ईस्ट है, आप यहां देख सकते हो। ये आपका स्टेट ऑफ हार्मोज है ना, यहां हर रोज ईरान पाबंदी लगा देता है, यहां से भाई साहब 2-3 जहाज ही निकलने दे रहा है ये, ठीक है, बहुत दिक्कत समस्या है। तो यहां आपका ईरान बैठा हुआ है, यहां सऊदी अरब है, ये आपका यूएई है, ये ओमान है, ये आपका इराक बैठा हुआ है, ऊपर आप जाओगे तो टर्की बैठा हुआ है, ये पूरा मिडिल ईस्ट है। तो यहां प्रभाव किसका था? यहां प्रभाव था अमेरिका का। अब अमेरिका इजराइल के चक्कर में किसी की रक्षा करने नहीं आ रहा, वो तो बस समझ रहे हो पूरी कहानी। तो साथियों, इसी खौफ के साये में जन्मा एक नया सैन्य राक्षस। इस हफ्ते मक्का के पवित्र अल सफा पैलेस में एक बंद कमरे में गुप्त बैठक होती है। टेबल पर 3 देशों के आका बैठते हैं, और ये 3 देशों के आका ये थे साथियों, आप देख सकते हो, ये सलमान खान साहब। तो आपको पता है सऊदी जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, टर्की के राष्ट्रपति की बात करें तो एर्दोगन, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये कैसे हंस रहा है, मतलब ये बंदर की, चलो नहीं ज्यादा नहीं बोल रहे, ठीक है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक दस्तावेज पर दस्तखत होते हैं। साथियों, ये आप देखिए, ये इस तरीके से साइन देख लो, ये तो यहां अलग ही चौड़ में साइन कर रहा है भैया। तो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर सीधा नियम बनाया जाता है। इनमें से किसी भी एक देश पर अगर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर सैन्य हमला माना जाएगा। आपको थोड़ा सा यहां से और क्लियर होगा, ये आपका कौन है? सऊदी अरब है, यहां ऊपर टर्की बैठा हुआ है, और ये आपका पाकिस्तान, ये आपका प्यारा भारत देश है, ये आपका ईरान है। तो भाई साहब, यहां किसी पर भी अटैक होगा तो ये तीनों मिलकर उस पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर लेंगे। जरा गहराई से सोचिए, जिस पाकिस्तान को हमारी विदेश नीति के ढोल पीटकर यह दावा किया जा रहा था कि हमने उसे दुनिया में आइसोलेट कर दिया है, आज वही पाकिस्तान एक परमाणु छत्रछाया, न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेकर पूरे मुस्लिम जगत का नया नाटो हेड और सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन बैठा है। यह खेल कैसे शुरू हुआ और भारत के पैरों तले जमीन कैसे खिसक गई? आइए एक एक डॉट को कनेक्ट करते हैं साथियों। इस खेल की अगली कड़ी जुड़ती है फरवरी 2026 में साथियों, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सीधे हमले ठोक दिए थे। ये है ना आपका ईरान, इस पर यहां सीधा इन्होंने हमला करना स्टार्ट करा था। आपको यहां से थोड़ा सा और इस मैप के थ्रू चीजें और क्लियर होंगी। ये आपका ईरान बैठा है ना, ये वाला ईरान बैठा हुआ है। तो भाई साहब, इजराइल ने यहां से, इजराइल और अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ईरान ने भी कोई दया नहीं दिखाई, उसने पलटवार करते हुए पूरे गल्फ में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, सऊदी अरब की विशाल ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज और रिफाइनरियों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी। उस वक्त सुपर पावर अमेरिका की पोल दुनिया के सामने खुल गई। 40 फाइटर एयरक्राफ्ट, 36 रिपर ड्रोन, 4 अटैक हेलीकॉप्टर और खरबों डॉलरों का एक एयर डिफेंस रिडार सिस्टम फूकने के बाद भी अमेरिका न तो ईरान से जीत पाया, न अपने सैन्य अड्डों को बचा पाया, और ना ही सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों को। अब उसका प्रभाव तो कम होगा। अमेरिका ने अपना सारा बारूद इजराइल को बचाने में लगा दिया, सिर्फ वो इजराइल को बचाना चाहता था, और अपने गल्फ सहयोगियों को ईरान के मिसाइलों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया। इसी लाचारी को देखते हुए मार्च 2026 में टर्की के विदेश मंत्री सामने आते हैं
और सऊदी व पाकिस्तान के साथ मिलकर एक अलायंस को बड़ा करने का खाका तैयार करते हैं। महीनों की सौदेबाजी के बाद 7 अगस्त 2026 को मक्का में जो सुपर पावर ट्रिगर दबाया गया, उसमें तीनों देशों ने अपना अपना सबसे बड़ा दांव लगाया। साथियों, अगर मैं टर्की की बात करता हूं, यहां जो टर्की देश बैठा हुआ है, नाटो का पुराना सदस्य, जो अपनी विशाल सेना के साथ दुनिया में तहलका मचाने वाला बायराक्तार ड्रोन तकनीक और नौसेना युद्धपोत लाता है। ड्रोनों के लिए जाना जाता है ना ये। और अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, यहां सऊदी अरब जो बैठा हुआ है, जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार और असीमित पेट्रो डॉलर है, इसकी ये ताकत है। और आपका जो ये पाकिस्तान है, ये तो बस एक ही तो इसके पास वो है हथियार, उसी की धमकी देता रहता है। उसकी हवा निकाल दी थी हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जो अपनी लाखों की फौज के साथ लाता है इस अलायंस का सबसे खतरनाक हथियार, इस्लामिक दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर मतलब आर्सेनल, परमाणु बम। इसके पास परमाणु बम है, वो सिर्फ उसी की बोलता है कि मेरे पास परमाणु बम है, और किसी भी देश के पास अटैक होगा तुम में से, तो मैं अपने परमाणु हथियार छोड़ने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सीधा बोलता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो मीडिया में आकर साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी की रक्षा के लिए चलाने से नहीं हिचकिचाएंगे। और तो और इजिप्ट हो, कतर हो, सीरिया हो, यूएई भी इस इस्लामिक नाटो में शामिल होने की लाइन में लग गए हैं भाई साहब। अब ये सब लोग यहां एक साथ मिलने की फिराक में हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर यह अलायंस बना किसके खिलाफ है। इजराइल तो डर के मारे चटपटा रहा है, ठीक है, कि ये क्या हो गया, इसकी तो हालत खराब हुई पड़ी है भाई। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हमारे जो पीएम है ना, उनके पास फोन भी आया तक है, भाई साहब नरेंद्र मोदी साहब, अब कैसे इससे बचना है, क्या इसकी प्लानिंग सेट करनी, जल्दी से अब आ जाओ, मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बीच प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया है कि टर्की अब हमारे लिए नया ईरान बन चुका है, जो सऊदी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। ये जो सऊदी है, इसे वो हमारे खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे फसाद के पीछे असली ब्लेम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी। ये तो भाई साहब, इनका तो इलाज करना पड़ेगा तुम लोगों को। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में है, इनका तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा भरोसा अमेरिका पर से पूरा तो इनका भरोसा टूट गया, तुम पूरी तरीके से फेल हो चुके हो। तुम मिडिल ईस्ट के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो हैं, और तुम बात करते हो बड़ी बड़ी। तुम पूरी दुनिया में तुम्हारा पूरा वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। ट्रंप गल्फ देशों पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वे इब्राहिम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके इजराइल के आगे घुटने टेकें और उसे देश मान लें। मई 2026 में सीज फायर टॉक्स के दौरान ट्रंप ने सऊदी, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र और जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ फोन लाइन पर लिया और सीधे सीधे धमकाया कि जंग खत्म होते ही तुम्हें इजराइल को स्वीकारना होगा। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप की यह गुंडागर्दी सुनकर फोन पर सन्नाटा छा गया था। जुलाई में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर इजराइल को स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका सऊदी की सिविल न्यूक्लियर डील को कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। यानी यह नया सैन्य गुट असल में अमेरिका और इजराइल की इस दादागिरी से बचने के लिए सऊदी अरब का सुरक्षा बफर है, ताकि सऊदी अमेरिका से कह सके कि हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं हैं, हमारे पास पाकिस्तान का परमाणु बम और टर्की की सेना मौजूद है। और समुद्र का हाल तो और भी खौफनाक है साथियों। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच जिस नकली सीज फायर का नाटक हुआ था, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया, वो 15 दिन में ही टूट गया था। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आप ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यहां से भाई साहब कितना बड़ा इन लोगों ने बवाल मचा रखा है, यहां पूरे विश्व को यहां परेशान कर रखा है। यही तो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यहां इसको आए दिन बंद कर देते हैं। तेल के जहाजों को निकलना बंद है। भले ही ईरान और ओमान के बीच एक नई रूट पर बात चल रही है, लेकिन लाल सागर, रेड सी के दूसरे मुहाने, मतलब अगर मैं रेड सी की यहां से बात करूं तो यहां से जो जो बाब अल मंदेब है, यहां देखना इस वाले मैप में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, ये वाला बाब अल मंदेब, यहां से भी जहाजों को नहीं गुजरने दिया जा रहा है अब तो। यमन के जो यूती विद्रोही बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, यमन के यूती विद्रोही ने तांडव मचा रखा है। अटैक करते हैं वो जहाजों पर, लूटते हैं उनको। हूती विद्रोही ने सऊदी बैकअप वाली सेना पर हमला करके 17 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यहां पर जो ये कॉमर्शियल जहाज जाते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको डुबा देते हैं, उनको लूट लेते हैं। यहां तक इसी बीच एक भारतीय व्यापारिक जहाज को भी समुद्र में निशाना बनाकर डुबो दिया गया और उसको लूट लिया गया है।
ये तो चीजें चल रही हैं। भारत की विदेश नीति के पूरे संकट का विस्तृत विश्लेषण ये भी जान लीजिए साथी थोड़ा सा। सबसे दुखद और कड़वे मोड़ पर भारत की विदेश नीति की ऐतिहासिक नाकामी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आपदा में अवसर की बात करते हैं, लेकिन यहां आपदा में असली अवसर निकाला हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने है, जिसको तुम आइसोलेट कर रहे थे वो तो तुमसे 2 कदम आगे निकल गया। पता नहीं हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मोदी साहब जाग जाओ। याद कीजिए वही पाकिस्तान जो कल तक पाई पाई के लिए डिफॉल्ट हो रहा था, सऊदी के आगे कटोरा लेकर खड़ा था और एएफटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ था। आज इस यूएस ईरान युद्ध के बीच वही पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ, मीडिएटर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर चुका है। अमेरिका ईरान के सीज फायर का वेन्यू इस्लामाबाद बनता है और टर्की, सऊदी जैसे अमीर देश उसके न्यूक्लियर छत्रछाया में शरण ले रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और हमारी एमईए क्या कह रही थी? जयशंकर जी, पूरी विदेश नीति का एक ही लक्ष्य बताया जाता था, पाकिस्तान को बेनकाब करना और दुनिया में आइसोलेट करना। लेकिन जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सुरक्षा खिलाड़ी बन रहा था, तब जयशंकर जी टीवी स्टूडियोज और रैलियों में जाकर पाकिस्तान को दलाल जैसी गालियां दे रहे थे। गालियां बकने और टीवी पर डायलॉगबाजी करने से विदेश नीति नहीं चलती। जयशंकर जी, स्टीफंस कॉलेज की डिग्रियां का ढोल पीटने से धरातल के समीकरण नहीं बदलते। भारत के इस कूटनीतिक संकट के 4 सबसे बड़े घाव देखिए। चाबहार पोर्ट की जो आप बात कर रहे हो भाई साहब, यहां सबसे बड़ी दिक्कत समस्या तुम्हारे चाबहार पोर्ट पे ही आ गई। भाई जो ग्वादर पोर्ट है उसके जस्ट बगल में तुम चाबहार पोर्ट बना रहे थे, क्या हुआ भाई साहब उसका? यहां अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ये पाकिस्तान है और इसके जस्ट बगल में क्या था आपका? चाबहार पोर्ट था। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाता हूं आपको मैप के थ्रू। यहां इस वाले मैप में देखना, ये वाला देखो, ये ग्वादर पोर्ट है और यहां आपका क्या है? चाबहार पोर्ट। और ऊपर चलोगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आते हो, चाबहार पोर्ट ये वाला। तो यहीं से तो आप सीधे मुंबई के लिए पूरा इस जो अरेबियन सी सागर है यहां से व्यापार करने वाले थे। तो चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने यहां भी कुल्हाड़ी चला दी है। जिस चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचने का सपना देख रहा था, अमेरिका ने उस प्रोजेक्ट की पाबंदी छूट को ही खत्म कर दिया है। भारत देखता रह गया और हमारा सेंट्रल एशिया का रास्ता लगभग बंद हो गया। अब दूसरी बात करो, सऊदी और यूएई का भारत से छिटकना। हमारी सरकार दावा करती थी कि मोदी जी के व्यक्तिगत संबंधों के कारण सऊदी और यूएई भारत की जेब में है। आज उसी सऊदी अरब ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रखकर पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है। आप कहां सोए हुए हो? गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की बलि। भारत की दशकों पुरानी नीति थी कि हम किसी का मोहरा नहीं बनेंगे, लेकिन आज हमने उस नीति की बलि चढ़ा दी है। जब पूरी दुनिया, आप यूरोप की बात कर लो, अफ्रीका, गल्फ, इजराइल को एक नरसंहारी और पराया देश मानकर अलग थलग कर चुकी है, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल जाकर नेतन्याहू को गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन। और जो एंटी इंडिया है, जो एंटी इंडिया की जो ताकत है, उनकी तो चांदी हो गई भाई साहब। इस इस्लामिक नाटो में टर्की शामिल है, जो कश्मीर मुद्दे पर खुलेआम पाकिस्तान का साथ देता है। टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन सप्लाई किए थे। अब टर्की के हथियार, सऊदी का पैसा और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत एक साथ भारत के खिलाफ खड़ी हो सकती है। जब आप किसी वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े होकर अपनी निष्पक्षता खो देंगे, तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम देश आपसे दूर छिटककर पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठेंगे। अगर हम इस पूरी पिक्चर के डॉट्स को एक सीधी लाइन में जोड़ें, तो सच क्या निकल रहा है साथियों? कतर में इजरायली हमले ने अमेरिका के सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ाई, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईरान के मिसाइलों ने गल्फ देशों को समझा दिया कि अमेरिका के भरोसे रहे तो मारे जाएंगे। तीसरा पॉइंट, ट्रंप की गुंडागर्दी और धमकियों से बचने के लिए सऊदी, टर्की, पाकिस्तान ने हाथ मिलाया। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत का सौदा करके खुद को गल्फ का रक्षक बना लिया। पांचवा पॉइंट, भारत इजराइल का अंधा समर्थन करके और टीवी पर शेखी बखार कर अपने ही पुराने गल्फ दोस्तों को गंवा बैठा। साथियों, इस्लामिक नाटो का यह उभार भारत के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। इवेंट मैनेजमेंट, रैलियों में तालियां और टीवी पर पाकिस्तान को गालियां देने से देश की सुरक्षा मजबूत नहीं होती।
अगर नई दिल्ली में अपनी गवाई हुई गुट निरपेक्षता को तुरंत बहाल नहीं किया और अमेरिका इजराइल के दबाव से बाहर निकलकर स्वतंत्र कूटनीति नहीं अपनाई, तो आने वाले दिनों में जब रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका हम पर 100% टैरिफ का जुर्माना ठोकेगा, तब इस बदलती दुनिया में भारत का पक्ष लेने वाला एक भी सच्चा दोस्त मैदान में नहीं बचेगा। तो साथियों, पूरी कहानी, पूरी पिक्चर मैंने आपको बता दी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका पक्ष क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।